Hello my dear student, welcome back to my channel. Today I am going to start exponent and power class 8th. But before going to start, please जैसे आप हमेशा शुरू से मेरी वीडियो को शेयर करते आए हो, अपना ढेर सारा मुझे प्यार देते आए हो, इस बार भी ये जो वीडियो मैं आपको बनाने जा रही हूँ इस वीडियो को, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर आप नए हो मेरे चैनल में, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें और मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम भी बताऊंगी कि सॉल्व कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैंने सारा पूरा एक्सपोनेंट और पावर का जितना भी जो चीजें होती हैं इस चैप्टर में, जितने भी जो कॉन्सेप्ट है पूरे अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, ताकि आपको चैप्टर के समझने के लिए दोबारा उसकी वीडियो बनाने की मुझे जरूरत ना पड़े। इसी वीडियो में मैं सारा आपको क्लियर कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम करेंगे क्या क्या, सीखेंगे क्या क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला एक्सपोनेंट, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्सपोनेंट एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसके लॉ को समझेंगे कि क्या क्या इसके लॉ है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और यूजुअली फॉर्म इसके अंदर कौन सी होती है, और इसी से रिलेटेड हम सम करेंगे। इस चैप्टर में जितना भी ए टू एंड तक है वो पूरा मैं इसमें क्लियर करवाऊंगी। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट, अब देखो जैसे हमारे पास दिया हुआ है 2 की पावर 4 है ना, तो इसे बोलते क्या है? ये जो 4 है हमारा, ये क्या है? ये एक्चुअली में हमारा एक्सपोनेंट है। इसे पावर नहीं बोला जा सकता, इसे बोला जाता है एक्सपोनेंट। 2 एक्सपोनेंट क्या है हमारा 4। अगर हम 2 क्या है हमारा बेस, अगर मैं 2 और उसकी पावर दोनों को रिलेट कर दूं तब ये बन जाता है पावर, तब इसे बोला जाता है पावर। ओनली अगर मैं 4 को बोलूं तो वो एक्सपोनेंट है, ठीक है। अगर मैं विद बेस के साथ बोलूं तब वो पावर बनता है। और इसकी एग्जांपल, इसको लिखते कैसे हैं? 2 रेज टू द पावर 4। इसको पढ़ा कैसे जाता है? 2 रेज टू द पावर 4, इसे पढ़ा इसे जाता है। तो समझ में आया है एक्चुअली में एक्सपोनेंट होता क्या है? एक्सपोनेंट होता है इसके ऊपर जो लगा हुआ डिजिट होता है, ठीक है। और विद बेस अगर मैं 2 रेज टू द पावर बोलूं तब इसे पावर बोला जाता है 4। पढ़ते इसको ऐसे ही है 2 रेज टू द पावर 4, बट अगर अलग डिफरेंट बोलना है, इसे ऊपर वाला पढ़ना, तो ये एक्सपोनेंट बोला जाएगा। और अगर हम पूरा इसको लेते हैं तब ये पावर बनता है, ठीक है। इतना समझ में आया? तब अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट क्या होता है ना। एक्सपोनेंट ऊपर वाला जो डिजिट होता है उसे बोला जाता है 2 रेज टू द पावर 4। इसको ऐसे रीड करा जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाता है? जब भी हमें ये 4 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 जो है अपने साथ अपने आप को 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेगा। जैसे जितनी इसके ऊपर का एक्सपोनेंट होगा उतने टाइम्स में 2 आएगा, ठीक है। उतने टाइम्स में हम इसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसी को इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4 टू द 8। फिर उसी 8 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो है 16। तो अब आपको पता चला अगर 2 का एक्सपोनेंट 4 है तो उसका आंसर कैसे लिखना होता है। उसी 2 को जितने टाइम्स उसका एक्सपोनेंट है उतने टाइम्स में उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर बताया जाता है। तो एक्चुअली में अगर पेपर में आ जाए कि आपको एक्सपोनेंट बताओ, तो जितनी इसके ऊपर का डिजिट हो रहा है एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी वो आपने बतानी है 8। तो एक्सपोनेंट हमारा क्या है? 8। जैसे 8 है, 8 का एक्सपोनेंट क्या है? 3। अगर पूछा जाए बेस क्या है, तो बेस हमारा नीचे वाला 8। बेस क्या है हमारा? 8। अगर पूछा जाए इसे रीड कैसे करते हैं, तो इसे रीड करते हैं 8 रेज टू द पावर 3। समझ में आया एक्सपोनेंट होता क्या है एक्चुअली में? चलिए अब इसके लॉ करते हैं। तो चलिए अब लॉ के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला लॉ है, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n
इक्वल टू ए में m प्लस n। इसका मतलब है, पहले मैं आपको लिख कर अलग से दोबारा बताती हूँ। देखो, जब भी ये क्या होता है, नीचे वाला हमारा बेस, नीचे वाला हमारा होता है बेस, ए क्या है हमारा बेस। जब हमारा बेस सेम हो, बेस सेम हो, तो हमारे जो एक्सपोनेंट होता है ऊपर वाला, वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। एक्सपोनेंट हमारा प्लस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई के केस में जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो 2 की पावर, बेस हमारा सेम होता है, तो जो उसका एक्सपोनेंट होता है वो हम प्लस कर देते हैं। अगर आप इसको अलग अलग मेथड से करोगे, तो 3 बार इसे लिखोगे, तो इसे भी 4 टाइम्स लिखोगे, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। ऐसा करने से भी ये ठीक है, रॉन्ग नहीं है, बट इजी वे में कर लोगे तो टाइम की सेविंग होती है। ठीक है, तो इसको इस अगर लॉ के साथ करोगे तो ये आपका टाइम भी बचाता है और आपका आंसर भी जल्दी, कैलकुलेशन में भी इजी रहता है आपको। तो पावर जब आपकी बेस सेम होता है तो इसकी जो एक्सपोनेंट होता है वो प्लस हो जाता है। वो भी कब प्लस होता है, मल्टीप्लाई के केस में। तो आपका 3 और 4 एक्सपोनेंट था, दोनों को प्लस किया, क्या आ गया, 2 एक्सपोनेंट 7, 2 रेज टू द पावर 7। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर -3। इसे कैसे करना है, देखो पावर सेम, बेस सेम, एक्सपोनेंट 4, हमें क्या करना है, प्लस करना है, बट यहां पर माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, पर उसे ब्रैकेट में रख लेंगे। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। आप सभी प्लस माइनस इंटीजर सीख के आए हो 6 क्लास में, आपको पता होगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। माइनस करके वैल्यू आ गई इसकी 1, एक्सपोनेंट क्या आ गया, 1। तो 1 को, जो इसकी एक्सपोनेंट अगर 1 होता है तो हम 1 नहीं लिखते, 1 मतलब 1/1 टाइम पे ये 3 है, इसीलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। चलिए अब सेकंड लॉ समझते हैं। ये था फर्स्ट लॉ कि जब हमारा मल्टीप्लाई के केस में बेस सेम होता है तो इसका जो एक्सपोनेंट होता है वो ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है। दूसरा है हमारा ए एम डिवाइडेड बाय ए एन इक्वल टू में ए माइनस एन। इसमें पहला मल्टीप्लाई का केस था, दूसरा आ गया डिवाइड का केस। जब हमारा बेस सेम होता है ना, बेस सेम होता है तो उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो माइनस हो जाता है, एक्सपोनेंट माइनस। बेस सेम मल्टीप्लाई के केस में प्लस हो जाता है एक्सपोनेंट, और जब बेस सेम हो डिवाइड के केस में हमारा एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे लिखते कैसे है ये भी बता दो। डिवाइड के केस में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसे करना कैसे है, तो इसे आप डिवाइड के केस में ले आओ। जब भी डिवाइड के केस में होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में तो लिखा जाता है ना, तो फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उसे आप डिवाइड के केस में ले आओ। तो आप इसको इस वे में लिखो या इस वे में लिखो, बोथ आर सिमिलर, सेम। क्लियर, चलिए जब भी हमारा बेस डिवाइड में हो, बेस सेम हो, डिवाइड के केस में पावर माइनस हो जाती है। अब इसे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। 2 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। तब हमें क्या करना है, हमें पावर बेस सेम है, बेस वही रहेगा, पावर को इसके जो एक्सपोनेंट है उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 6 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3, तो आंसर आ जाएगा 3। क्लियर, व्हाट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 4 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर -3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। हमारा ये डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, बेस के टाइप पे हम क्या करेंगे, जो इसकी वो एक्सपोनेंट है वो हमें माइनस करनी होती है, बट यहाँ पर ऑलरेडी माइनस वाला है, तब हम इसे ब्रैकेट में ले लेंगे। इंटीजर को जैसे करते आए हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसे प्लस के साइन में लिखेंगे। 4 एक्सपोनेंट प्लस हो गया, कितना आ गया 7 और 3 10, तो 4 raised to the power 10। ठीक है, ये था हमारा आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला लॉ समझते हैं। एंड थर्ड लॉ इज a raised to the power m into b raised to the power m इक्वल टू में ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b raised to the power m। अब देखो, पहले हम करते हैं फर्स्ट लॉ में बेस सेम मल्टीप्लाई के केस में बट एक्सपोनेंट डिफरेंट, है ना। दूसरे में डिवाइड के केस में बेस सेम एक्सपोनेंट डिफरेंट। तब हमें क्या करना है, पावर प्लस कर देनी है मल्टीप्लाई के केस में बट सेम बेस, एंड डिवाइड के केस में पावर एक्सपोनेंट माइनस कर देना है। बट अब देखो बेस बोथ आर डिफरेंट, है ना, a एंड b बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। सो देन क्या करना है हमें, अगर हमारा बेस डिफरेंट हो बट एक्सपोनेंट सेम हो, है ना, जब एक्सपोनेंट सेम होगा बेस डिफरेंट होगा तब हम सिर्फ इनको वैल्यू करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेस को, बट उनकी जो एक्सपोनेंट होगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 2, तो हम इसे कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करने की बजाय हम ब्रैकेट में ले लेंगे दोनों को एक साथ, क्योंकि दोनों को ही दोनों की होल पावर बन जाएगी, होल एक्सपोनेंट बन जाएगा 2। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12, 12 रेज टू द पावर क्या आ जाएगी 2। अब इसे 2 टाइम्स सेम नंबर को जितना एक्सपोनेंट होता है उतने टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 144। क्लियर, गॉट इट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 रेज टू द पावर 3। अब देखो इसमें हमारा बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट इज सेम। एक्सपोनेंट जब सेम होता है तो हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट जब सेम हो तब हमारा जो बेस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और एक्सपोनेंट सेम रहता है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 टू द 8, 8 रेज टू द पावर 3। अब इसे 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 8 द 64, 64 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 द 32, 3 कैरी, 8 6 द 48 एंड 3 1 5 1 2, तो 5 1 2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एंड थर्ड लॉ हो गया आपका। अब आते हैं फोर्थ लॉ की तरफ। फोर्थ लॉ है बेस मल्टीप्लाई हो रहा है और रेज टू द पावर m इक्वल टू में a रेज टू द पावर मल्टीप्लाई में b रेज टू द पावर m। जब आपको पहले में इस टाइप में हो तो इस टाइप में बनाते हैं इसे, है ना। अगर हमारा बेस डिफरेंट है एक्सपोनेंट सेम है तो हम इसे होल पावर में ले लेते हैं। अगर होल पावर में हमारा लिखा हो तब हम क्या करते हैं, तब हम इसे डिफरेंट डिफरेंट वे में लिख देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके दोनों बेस को अलग कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई में 3 रेज टू द पावर 3, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 रेज टू द पावर 3। तो तब हमने क्या करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है, इससे अलग से सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देना। 2 की पावर 2 की एक्सपोनेंट 3 है तो इसे 3 टाइम्स लिखेंगे और 3 का 3 टाइम्स है तो इसे भी 3 टाइम्स लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 3 को 3 टाइम्स करो, 3 3 द 9, 9 3 द 27। अब 27 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 8 7 द 56, 5 कैरी, 8 2 द 16 और 5 21, 216। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट लॉ, फिफ्थ लॉ है हमारा a m n इक्वल टू में m n। अब बताओ, आप पजल हो जाओगे कि ये होता क्या है ना, ये क्या मैडम बता रही है। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, बस इसमें
ए रेज टू द पावर m और ऊपर से इसी की दोबारा से रेज टू द पावर n है ना। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये वाले लॉ में क्या करना होता है, हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3, तब हमें क्या करना है, 4 ये जो 2 और 3 है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 4 2 3 6, तो 4 की एक्सपोनेंट आ गया 6। क्लियर, जितने एक्सपोनेंट है उतने टाइम से इसे लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके आंसर तब निकालना है जब ये लिखा हो इवैल्यूएट, यानी कि उसकी वैल्यू निकालो। अगर बोला जाए इसको इसके एक्सपोनेंट को एक्सपेंड करो, तब आपने इतना लिख के ही छोड़ देना है इसे 6 टाइम में, 1 2 3 4 5 6 इतना ही एक्सपेंड कर दिया, है ना। जब बोला जाए ये एक्सपेंडेड है तो इसे एक्सपोनेंशियल में लिखो, तब हमने इसका जितना एक्सपोनेंट बन रहा है, जितने टाइम्स में ये वैल्यू बन रही है उतने टाइप्स में हमने लिख देना है। तो इस टाइप में लिखना एक्सपोनेंशियल है और इस टाइप में बताना एक्सपेंडेड है। क्लियर। और जब बोला जाए इवैल्यूएट, इसका मतलब वैल्यू फाइंड करो, तब हमें इसे मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर आएगा वो बताना होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। 6th लॉ है a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू में 1। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो सम है, ये जो लॉ है, इस टाइप के लॉ में जब आपको पूरी वैल्यू अगर रेज उसकी जो एक्सपोनेंट 0 होगा तो पूरा ही वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये जो 1 आता कैसे है, ये सिर्फ 8th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, 9th 10th 11th 12th सब बच्चों के लिए है कि ये आता कैसे है ना। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ये आता कैसे, इसकी पावर, इसकी जो वैल्यू 1 होती कैसे है। पहले इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे 2 एक्सपोनेंट हमारा 0 है तो हमने इसको सॉल्व करना ही नहीं, 1 के बराबर लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका सम दे रखा है ना, यहां भी 0 है, तब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। जब आपका पूरा होल पावर ही 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, सीधा 1 आंसर, इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन होती, मान लो 3 होता, तब आप इसका इस पूरे का क्या आ जाता 1, इसको सॉल्व करते 1 टाइम में, इसे सॉल्व करते 4 टाइम में 81, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी ये वैल्यू 1 आती कैसे है, क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ले लेती हूँ, 2 की पावर में 4 ले लेती हूँ, है ना, सॉरी 2 रेज टू द पावर 4, वो क्या होता है 2 रेज टू द पावर 4 क्या होता है 8, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 16 आएगा, सॉरी क्या आएगा 16, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 2 रेज टू द पावर 4 इसके इक्वल होती है 16, इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। 2 रेज टू द पावर 3 क्या हो जाएगी 8, 2 रेज टू द पावर 2 क्या हो जाएगी 4, 2 रेज टू द पावर 1 क्या हो जाएगी 2, अब क्या आ जाएगा 0, उसके बाद क्या आता है 0, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1। समझ में आया। देखिए कोई भी पावर आप ऊपर से इससे ऊपर भी बढ़ाकर ले सकते हो, जैसे ही एक एक नंबर एक्सपोनेंट का कम होता जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता जाएगा, यहां पर आप 2 से डिवाइड करते जाओगे, वैल्यू आपकी 2 से डिवाइड होकर आती जाएगी। अब इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 है। गॉट इट, क्लियर। अब आपको समझ में आया कि कोई भी एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 की इक्वल क्यों होती है, वो इस वे में बनती है। क्लियर। अब एक एग्जांपल, अब नेक्स्ट बताती हूं मैं आपको, अभी मैं इसे इरेज नहीं करूंगी क्योंकि इसी के साथ मेरा नेक्स्ट लॉ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट लॉ है हमारा a रेज टू द पावर -1 इक्वल टू में 1 अपॉन में a।
अब ये वाइस वर्सा होते हैं। वाइस वर्सा मतलब अगर हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसे हमें पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इनवर्स करना पड़ता है। इनवर्स मतलब उसे अपोजिट में लाना पड़ता है। अब देखो, अब ये मेरे पास a है, मेरे पास कोई वैल्यू दी हुई है 2⁻⁻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 ⁻
तो 1 माना जाता है। अब मुझे इसको रेसिप्रोकल करना होगा तो मेरा क्या बन जाएगा, क्योंकि माइनस था, मुझे माइनस को पॉजिटिव में लाना है, तो मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूंगी। मेरा आ जाएगा 1/2, तो पॉजिटिव हो गया, एक्सपोनेंट इसका पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर? जैसे 2 थी, 2 रेज टू द पावर -3, तो मैं इसे कैसे लिख दूंगी, 1/2 रेज टू द पावर 3। क्लियर? समझ में आया? जब भी नेगेटिव फॉर्म में हमारा एक्सपोनेंट होता है तो हमें उसे पॉजिटिव में लाकर क्लियर करना, सॉल्व करना होता है। ठीक है? अब है कि ये इनवर्स कैसे होता है। देखो 0 आ गया, उसके बाद क्या हो जाता है, स्टार्ट -1, क्या हो जाता है, -1। अब 2 से डिवाइड करते आ रहे, इसे भी डिवाइड करो 2 से, तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो देखो जो इनवर्स नेगेटिव होगा तो वो इस तरीके से इनवर्स हो जाएगा। अब आपको ये वाला लॉ और ये वाला लॉ कि ये दोनों वैल्यू आई कहां से, होती क्यों है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें इसे क्यों लेना होता है इस चीज को। क्लियर? अब ये थे हमारे 7 लॉ इसमें एक्सपोनेंट के। अब करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे की जाती है, ये सारी मैंने आपको एग्जांपल दी है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट अभी करवाऊंगी इसके बाद। चलिए अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अब मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये दिया हुआ है m मल्टीप्लाई में 10 रेज टू द पावर n, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखना होता है। हमें यूजुअली कोई भी फॉर्म दी होती है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसे इस तरह में लिखने के लिए इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन भी बोला जाता है। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि जब भी आप 9th 10th का साइंस करोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आती हैं, जैसे अर्थ और उनके प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताओ, और उसमें बहुत सारी जीरोज लगी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इतना बड़ा नंबर है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इतना बड़ा नंबर, इसे रीड आउट कैसे किया जाता है, तो रीड आउट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइप के नंबर को रीड आउट करने के लिए और बहुत ही इजी वे में समझने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि साइंटिफिक नोटेशन का यूज करना पड़ता है। और वो क्या होता है, जब हम इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। और वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग इसमें जो m होता है ना हमारा m, ये जो कोई नंबर होता है m का, वो नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए। और इसका मतलब है ये जो नीचे लाइन लगाई जाती है, इसका मतलब है या तो ग्रेटर हो या इक्वल टू द 1 हो, इक्वल टू 1 हो, या तो ग्रेटर हो 1 से या 1 की इक्वल हो, और लेस देन 10, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 2 डिजिट की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ओनली 1 डिजिट की फॉर्म में आना चाहिए। जो हमारा m है वो 1 डिजिट की फॉर्म में होना चाहिए, 10 से लेस होना चाहिए और 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको कोई नंबर देती हूँ, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अभी मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा जो नंबर है वो 1 के ग्रेटर या 10 से लेस होना चाहिए। ठीक है? तो वो कैसे बनेगा, देखो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, हम क्या करेंगे, पीछे से जितने भी डिजिट है 1 2 3, ओनली हमारा 1 डिजिट बच गया, 1 डिजिट ही लाना है ना हमें n में हमारे, तो n में हमारा 1 डिजिट लाना है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए या तो मुझे जितने मेरे डिजिट पीछे बच रहे हैं
उतने डिजिट की वैल्यू फ्रैक्शन में लाकर उसके साथ मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू एज्यूम करूंगी, डिवाइड करूंगी, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं देखूंगी कि मुझे जो मेरा फर्स्ट नंबर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड में जो मेरा पहला नंबर है वो मेरा m बन जाए, बाकी मेरे नंबर 10 रेज टू दी पावर n बन जाए। वो कैसे होते हैं, जितने टाइम्स में ये नंबर है 1 2 3 तो उतने टाइम में मुझे जीरो लगाने हैं नीचे। जितने पीछे नंबर पीछे से काउंट करते उतने ही नीचे जीरो आने चाहिए, यानी कि 1000 उतने बार ही मुझे मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, समझ में आया। उतने बार में डिवाइड, उतने बार में मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, अब मेरे पास नीचे 1000 है, अब मुझे जब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 784, बट इसे मैं 10 की फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है, अभी ये जो 3 है डिजिट नीचे फ्रैक्शन में, उतने डिजिट छोड़कर इसे मैं अलग रखूंगी, और जो नीचे मेरे डिवाइड वाले केस में है वो मेरे पीछे से 1 2 3 यहां पर मेरा पॉइंट आ गया। जितने डिजिट है इसे मैं हटा दूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में मेरा 1000 रह जाएगा, है ना। फिर से बता देती हूँ एक बार, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें हमारा जो m होता है वो वाला नंबर 1 से ग्रेटर 10 से लेस चाहिए होता है। तो जब इतना बड़ा नंबर होता है उस नंबर में से हमें 10 से लेस लाने के लिए उसका पहला डिजिट उठा लेना है। पहला डिजिट उठा लेना है, उसे छोड़ के बाकी जितने डिजिट बन जाते हैं उसे हमें डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करेंगे, उसे फ्रैक्शन में, आप डेसिमल वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, डेसिमल वाले चैप्टर में हमें कोई भी नंबर दिया होता था कि इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखो, तो हम जितने हमारे जीरो होते थे, जैसे पॉइंट होता था, है ना, यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट उसे रिड्यूस करके उतने बार में नीचे जीरो आ जाते थे, है ना। अब आप बड़ी क्लास में आ रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना है, खुद से डेसिमल लाना है। खुद से डेसिमल लाने के लिए हमें जितने नंबर पे डेसिमल लाना है उतने नंबर से डिवाइड भी करना है, जीरो लेकर 1000 उतने प्लेस में जीरो लेके, तो 1000 प्लेस में आ जाएगा। देखो 10 100 1000, है ना, 10 100 1000। साइंटिफिक में ऐसे ही होता है, 10th 100th 1000th ऐसे ही होता है ना, तो वही हमने लेना है, 10th 100 1000th, तो 1000 आ गया हमारा, उतने नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना है। अब जो नीचे फ्रैक्शन में था उतने नंबर छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, पीछे से नीचे 3 डिजिट 1 2 3 करके लगा दिया, और ये 10 यहां पर उतने मल्टीप्लाई करने। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उतने ही नंबर पे हमने इसकी पावर को रेज करना है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये हमारा, ये तो हम पॉइंट लगा चुके हैं, और 10 की रेज टू दी पावर कितनी आ जाएगी, 3। 10 कितने टाइम्स में, 3। ये था हमारा आंसर। क्लियर, अच्छे से समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसकी एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ ये वाला टॉपिक। अभी मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसको कैसे लिखा जाता है। अब इसके ये दो सम है, मैं आपको बताऊंगी स्टैंडर्ड फॉर्म और प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं और साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लाते हैं। अब देखो, जब भी हमारे पास वैल्यू गिवन है, अब ये 1 से बहुत बड़ी वैल्यू है, बट हमें कहाँ लानी है, 1 से ग्रेटर और 10 से लेस लानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में, राइट से लेफ्ट साइड में काउंट करके डेसिमल लगाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 टाइम्स जीरो लाकर यहां पर पॉइंट लगाना है ना। अभी मैंने आपको समझाया था, मैं फिर से आपको ये वाला क्वेश्चन लेकर समझा देती हूँ। ये हमें क्या करना होता है, जब भी उससे बड़ा आ जाएगा हमने पीछे से काउंट करना, 1 2 3 4 5, तो हमें कितनी जीरो के साथ इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है,
5 टाइम्स है। जब हमें राइट टू लेफ्ट जाना है तो हमें क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है। जब हमें राइट टू लेफ्ट आना है, हमें पॉइंट लगाना है, तब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितने एक साथ करना है, 5 0 लेकर करना है। 1 2 3 4 5, 5 0 आ गई, 5 डिजिट थे। बट अगर हमें डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना है ना। 3 2 5, ठीक है। अब इसका तो इसके साथ डिवाइड लगा के ये खत्म हो जाएगा। जितनी बार में 0 उतनी बार में ये बन जाएगा ये वाला नंबर, है ना। अब उतनी बार में इसका क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब अगर मैं इसको अभी ना देखूं, इसको मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ना देखूं तो इसको कैसे लिखा जाता है। इसको जब आपने यहां पर लिख दिया, अब इसे कैसे लिखना है, इसे आप डायरेक्ट लिख दोगे इस फॉर्म में। 10 टू द पावर कितनी बन गई, 3 ऑलरेडी ये थी और 2 ये ऐड होके कितने हो गए, 5 0 हो गए, ठीक है। ये आ रहे, हम इसके पॉइंट को नहीं देख रहे, हमने इन सबका लेकर यहां पर बना दिए ये वैल्यू, हम इसको देख रहे हैं। हमने दोबारा से इसके पॉइंट को काउंट नहीं करना, ये तो हमने नीचे वाले को काउंट करके पॉइंट लगाए हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो 10 रेज टू द पावर 5 लेते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, क्लियर। अब यहां पर इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, इस वे में जैसे मैंने लिखा है, मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5, 5 0 थे ना मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये तो हमने लगा दी पॉइंट। 1 2 3 4 5, हमने वैल्यू खत्म नहीं करने, जितने 0 होते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे आपके। और साइंटिफिक अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, ये जो आपका नंबर है m और 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 जितने टाइम्स में, क्लियर, गॉट इट। ऐसे ही अब देखो नीचे वाला सम, नीचे वाला सम क्या है, ये वाले सम में पहले क्या आ रही थी, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे थे बिकॉज हमारा नंबर ग्रेटर देन 1 था। बट अब ये जो नंबर है ये लेस देन 0, लेस देन 1 है ना। 0 क्या हो गया, लेस देन 1, तो 1 से छोटा नंबर हो गया। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4, हमें 4 टाइम्स राइट साइड में चलना है, मूव करना है। तो जब हमें लेफ्ट टू राइट जाना है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें डिवाइड करना है। लेफ्ट टू राइट जाने के लिए हमें क्या करना है, सॉरी, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट डिवाइड, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें करना 4 डिजिट 4 0 के साथ, ठीक है। 4 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 4 0 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1 2 3 4 है ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में ये थे आपके, है ना, अपॉन में, सॉरी, जब हमने मल्टीप्लाई करा, जब हमने मल्टीप्लाई, यहां मैं लिख देती हूं 10 टू द पावर 4 और यहाँ 10 टू रेज टू द पावर 4, और ये जो नंबर है मेरा 5 बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर जब 5, ये जो नंबर थे मेरे, इससे अभी जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा ये वाला नंबर ऐसे ही लिखा रहेगा, है ना। जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी तब ये मेरा नंबर आ जाएगा 5, और मल्टीप्लाई में ये जो है नीचे जो बच जाएगा इसे मल्टीप्लाई करने पे मेरा नंबर इतना बन गया, ओनली 5। बट ये जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर आ जाएगा। अब एक्सपोनेंट में जब हम पीछे सीख के आए हैं, जब कोई चीज डिवाइड के केस में होती है ना, डिवाइड के केस में होती है, तब वो क्या आ जाती है, माइनस के केस में, है ना। तो माइनस में इनवर्स हो जाती है, तो 4 10 टू द पावर नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगी। जब नीचे वाली पावर ऊपर आती है तो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। इसे ही बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, लिखना सॉरी, राइट करना। तो क्वेश्चन क्या था, 0 एक मिनट,
0.0005 ये था। इसे अभी मैंने आपको पूरा समझाया है, इसे मल्टीप्लाई करके आ गया ये, ठीक है। और इसे लिखना कैसे है साइंटिफिक नोटेशन में, इस तरीके से। समझ में आया है ना? अब चलते हैं, यही थे हमारे आज के सारे लॉस और सारे। अब करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पूरे आपको रिलेटेड है। इससे जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाए, लॉ समझाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। बट ये थोड़ी सी वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। जितने भी रेस्ट इसके क्वेश्चन हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, समझाऊंगी। इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।